हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड आई एम वेलकमिंग यू अगेन टू माय चैनल द सिविल नेटवर्क। और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सर्वेइंग का हमारा। जो लोग यहाँ पर नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो है 300 सर्वेइंग क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। हम सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं और हर प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये सीरीज़ क्यों इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो वीडियो है वो आपके एक क्विक फॉर्म में रहेगी जिससे कि आप क्या है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। सेकंड, ऐड टू योर नॉलेज का मीन्स क्या है कि ये आपका अगर इसमें कोई बाई चांस इसमें कोई क्वेश्चन आपका नया आ जाता है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस क्या है, इसको इसमें आप अपने को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि मैनी आर रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में जो आ चुके हैं। तो इस वजह से इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। So question number 1, if I is the stadia distance, f is the focal length and d is the distance between the objective and vertical axis of the tachometer, the multiplying constant is given by। multiplying constant को डिनोट करते हैं हम लोग k से। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ अपॉन आई। एक तो होता है ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसे हम डिनोट करते हैं के से, जिसका फॉर्मूला होता है जैसे हमने देखा एफ अपॉन आई। एक होता है एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं सी से, जिसका फॉर्मूला होता है एफ प्लस स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी इसमें क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टैकोमीटर। ठीक है, नाउ इन दोनों की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि क्या निकालते हैं। मेन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है के एस प्लस टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो किसकी होती है, बिटवीन द टैकोमीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ। ठीक है, तो ये आपका थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। ठीक है, हिली टेरेन के लिए जो है कौन सा कंटूरिंग मेथड यूज में लिया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो गया टैकोमेट्रिक मेथड। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में क्या क्वेश्चन था कि अगर हमारे को स्मॉल एरिया की मेजरमेंट करनी है तो कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है कंटूरिंग का, तो वो हो जाता था हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपने अगर वो प्रैक्टिस सेट भी देखा है तो वेल एनफ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन यू हैव क्रॉस a water body with performing a leveling operation, the best method is। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप लेवलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडी अगर बीच में आ गई जैसे रिवर वगैरह, तो आपके लिए कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट रहता है, तो बताइए। तो आंसर इज रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊं कि कैसे परफॉर्म करते हैं इसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में। कि मान लीजिए ये कोई हमारे रिवर है और हम लेवलिंग करते हुए आ रहे थे। ठीक है, लेवलिंग करते हुए आ रहे थे, ये हमारा ग्राउंड है मान लीजिए। ठीक है, और हम इधर से लेवलिंग करते हुए आ रहे हैं, मान लो अब ये बीच में हमारी रिवर पड़ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहली सेटिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो लेवल है वो प्लेस करेंगे एक एंड पर, और दूसरे एंड पर हम अपना स्टाफ प्लेस करेंगे और हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, लाइक दिस। नाउ सेकंड बारी में हम क्या करते हैं, सेकंड बारी में जब हमारी रीडिंग्स हो गई तो सेकंड बारी में हम अपने जो लेवल है उसको प्लेस करेंगे दूसरे एंड पर। जहाँ पर पहले स्टाफ था वहाँ हम लेवल प्लेस करेंगे, और जहाँ पर पहले लेवल था वहाँ हम अब स्टाफ प्लेस करेंगे, और फिर हम इस साइड से रीडिंग लेते हैं स्टाफ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। ये थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए आइडिया दे दिया मैंने। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 1 डिग्री ऑफ कर्व ऑफ रोड वे इज इक्विवेलेंट टू। अगेन अच्छा क्वेश्चन,
ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1719 डिवाइडेड बाय आर। आर जिसमें क्या होती है, हमारी रेडियस। एक होता है कि फॉर 30 मीटर आर, उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं ये वाला। बट एक और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फॉर 20 मीटर आर्क के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाती है वैल्यू, डी इक्वल्स टू 1146 अपॉन आर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि फॉर 30 मीटर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसमें तो ये ही वैल्यूज़ गिवन थी, इस वजह से हमने डायरेक्ट इसको टिक किया। इसमें कहीं पे ये 30 मीटर आर्क और 20 मीटर आर्क गिवन नहीं था। ठीक है, इस वजह से हमने इसको किया, इसलिए ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। अदरवाइज अगर गिवन हो 20 मीटर आर्क तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये, और 30 मीटर आर्क तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। इन क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम द बियरिंग ऑफ लाइन्स वेरीज फ्रॉम। ठीक है, क्वाड्रेंट बियरिंग यानी क्यूबी। ठीक है, तो इसके लिए जो बियरिंग ऑफ लाइन होती है वो वेरी करती है। ए 0 डिग्री टू 360 डिग्री, बी 0 डिग्री टू 180 डिग्री, सी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, या डी 0 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ। बताइए। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी 0 डिग्री टू 90 डिग्री। वेयर एज एक और होता है होल सर्कल बियरिंग। आप सब लोग जिससे ढंग से अवेयर होंगे, उसकी बियरिंग ऑफ लाइन वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है क्यों भी ही पूछे, डबल होल सर्कल बियरिंग भी पूछ सकता है आपसे। आपके एक क्वेश्चन के साथ मैं साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता जा रहा हूँ, जिससे आपके और भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, कर्वेचर करेक्शन ऑफ स्टाफ रीडिंग इन डिफरेंट लेवलिंग सर्वे इज। कौन सा है इसमें से, जो कर्वेचर करेक्शन होता है स्टाफ रीडिंग का, वो किस तरीके का होता है? वो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज एडिटिव होता है, या डिपेंडेंट ऑन द लैटिट्यूड? तो आप लोग जैसे जानते होंगे, अगर मैं यहाँ पे कर्वेचर करेक्शन की बात करूँ, ठीक है, जैसे सीसी से डिनोट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर डी जो डिस्टेंस होती है वो किस में होती है, किलोमीटर्स में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता चल गया। तो इसमें पूछ रहा है कर्वेचर करेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो नेगेटिव टाइम्स होता है, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वेयर एज अगर मैं रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात करूं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, प्लस टाइम्स 0.0112 डी स्क्वायर। और वहीं पे मैं कंबाइन करेक्शन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम 0.0673 डी स्क्वायर। तो ठीक है, इस मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी बता दिए। वेयर जो यहाँ पे डी होती है डिस्टेंस, वो सबकी क्या होती है, किलोमीटर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड इन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कैसे, देखिए, ये सेंसिटिविटी होती है जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। उसको तो हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो एंगल से करते हैं, एंगल पर डिवीजन से, है ना। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ एक और चीज़ से एक्सप्रेस किया जाता है उसे, जो कि है हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब। ठीक है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। तो कभी आपको अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, तो अगर रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब गिवन है तो वो करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फाई, यानी कि एंगल। और मेरे को बताइए इसका जो एंगल होता है वो मेजर किस यूनिट में किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एनालिटिकल लेंस प्रोवाइडेड इन टैकोमीटर इज ए। किस टाइप का लेंस होता है जो एनालिटिक लेंस जो प्रोवाइड किया जाता है टैकोमीटर में, वो किस टाइप का लेंस होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए कॉनकेव लेंस, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, या डी प्लेन लेंस। तो बताइए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं आजकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. In the theory of errors, the difference between the measured value and the most probable value is known as। क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज ट्रू एरर, बी इज परमिसिबल एरर, सी इज ऑब्जर्व्ड एरर, या डी इज रेजिडुअल एरर। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिडुअल एरर। ठीक है, जो रेजिडुअल एरर होता है, ई से एरर, रेजिडुअल, जेड वैल्यू माइनस टाइम्स मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू।
तो अब कभी अगर ये क्वेश्चन दिख गया आपको तो आप गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट्स इज डैश इन नेचर। ठीक है, कैसा नेचर होता है आइडियल वर्टिकल कर्व का, बताइए। ऑप्शन ए इज सर्कुलर, बी इज पैराबोलिक, सी इज इलिप्टिकल, डी इज हाइपरबोलिक। तो आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, अब आप एक चीज़, आपसे एक क्वेश्चन और है कि जो वर्टिकल कर्व हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं बताइए, और उनका नाम भी बताना साथ में कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका ए ऑप्शन है स्टील टेप, बी ऑप्टिकल स्क्वायर, सी क्रॉस स्टाफ, डी लाइन रेंजर। तो बताइए, नॉट बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा लाइन रेंजर। बाकी ये तीनों जो हैं वो परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के काम में लिए जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स इक्वल्स टू 0 इज नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। क्या कह रहा है कि देखिए, जैसे जो क्लोज ट्रैवर्स होता है उसमें समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ डिपार्चर भी क्या है, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है क्लोज ट्रैवर्स की, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है, जो ट्रैवर्स है उसकी क्लोजिंग में कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उस एरर को दूर करने के लिए, अगर मान लीजिए नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन बनती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे ट्रैवर्स को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। कैसे पड़ता है कि मतलब हमारे को अपने लैटिट्यूड और डिपार्चर में क्या है, करेक्शन देने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो हमारे ऑप्शंस देखिए क्या दिए हैं, बैलेंसिंग द साइट, बी बैलेंसिंग द डिपार्चर, सी बैलेंसिंग द लैटिट्यूड, या डी बैलेंसिंग द ट्रैवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंसिंग द ट्रैवर्स, जिसमें हम अपना लैटिट्यूड और डिपार्चर का समेशन जो है वो इक्वल्स टू दोनों को 0 बनाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस इंडिकेट्स अ। जो क्लोजली स्पेस कंटूर लाइन, तो ए स्टीप स्लोप के जो हमारे जो स्लोप है वो स्टीप है, बी जेंटल स्लोप, सी यूनिफॉर्म स्लोप, या डी प्लेन सरफेस। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्लोप है उसे क्या क्या बोला जाता है, जब क्लोजली स्पेस कंटूर लाइंस हों, ठीक है। तो बताइए, तो आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीप स्लोप। अगर क्लोज स्पेस कंटूर लाइंस हैं तो इसका मतलब जो स्लोप है वो हमारा स्टीप है। वहीं पर दो टाइप के और होते हैं, वो मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा कंटूर लाइन है वो वाइडली वाइडली स्पेस्ड है, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्लोप हो जाता है वो क्या बोला जाता है, जेंटल स्लोप, ठीक है। और अगर हमारी जो कंटूर लाइन है वो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब बराबर बराबर दूरी पर है, तो उस स्लोप को बोला जाता है हमारा यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है। और हमारा जो क्लोजली स्पेस्ड है उसको स्टीप स्लोप। नेक्स्ट, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स अलोंग अ स्लोप ऑफ अल्फा रेडियन इज गिवन बाय। ठीक है, नोट करना है रेडियन में पूछा है, डिग्री में इसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। बट हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1.5 अल्फ़ा बाई 100 माइनस 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 100, सी 1.5 अल्फ़ा क्यूब बाई 100, या डी माइनस 1.5 अल्फ़ा माइनस 1 पावर के साथ, है ना। तो बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले तो आप इससे देख सकते हैं कि ये नेगेटिव टाइम्स है, ये भी नेगेटिव टाइम्स है, और बाकी पॉजिटिव टाइम्स है। तो हमारा जो स्लोप करेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कुछ ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही हट गए, ठीक है। बचे गया बी और डी, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -1.5 ए स्क्वायर बाई 100, ठीक है। और अगर यहाँ पे अल्फ़ा रेडियन की जगह अल्फ़ा डिग्री बोल दिया होता यहाँ पर अल्फ़ा डिग्री में, तो तब फॉर्मूला क्या हो जाता हमारा, तब हमारा फॉर्मूला हो जाता करेक्शन ऑफ स्लोप का -50 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाइल सर्वेइंग अ प्लॉट ऑफ लैंड बाय प्लेन टेबल द फील्ड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन है हमारे, एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली,
बी एंड प्लॉटिंग डज नॉट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, सी एंड रिकॉर्डेड इन फील्ड बुक टू बी प्लॉटेड लेटर, या डी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है उसमें जो फील्ड के ऑब्जर्वेशन होते हैं और जो प्लॉटिंग होती है हमारी शीट के ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है बताइए, वो होती है साथ साथ। ठीक है, कोई मतलब कि बात का काम नहीं होता, साथ के साथ उसमें ऑब्जर्व करते जाते हैं और प्लॉट करते जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द 2 point problem in plane tabling is essentially a problem of option A, centering of the table, orienting the table, solving a triangle, finding line joining the 2 points। तो बताइए कि जो 2 point प्रॉब्लम है वो किस लिए असेंशियल होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरिएंटिंग द टेबल। ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ v इज द स्पीड ऑफ द लोकोमोटिव इन किलोमीटर पर आवर, स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ रेल, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, देन द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इज गिवन बाय। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। जो हमारा ई होता है सुपर एलिवेशन, उसे डिनोट करते हैं जी वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी आर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें जो जी होता है, अगर इसको मैं रेलवेज के टर्म्स में बोलूँ तो क्या बोलते हैं, गेज। ठीक है, तो रेलवे में कितने टाइप के गेज यूज़ किए जाते हैं, 4 टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मेथड जनरली प्रिफर्ड फॉर कंटूरिंग एंड अंडुलेटिंग एरिया। अंडुलेटिंग मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया, या फिर अगर अंडुलिंग के साथ मैं हिली एरियाज भी बोलूँ तो भी चल जाएगा। ठीक है, कि फॉर अंडुलेटिंग एरिया एंड ऑल्सो फॉर हिली एरियाज, तो कौन सी सर्वेइंग यूज़ करी जाती है बताइए। ऑप्शन ए चेन सर्वेइंग, बी प्लेन टेबल सर्वेइंग, सी टैकोमेट्रिकल सर्वेइंग, या डी कंपास सर्वेइंग, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टैकोमेट्रिकल सर्वेइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इन डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटूर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बताइए। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए रेंजिंग, बी सेंटरिंग, सी हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, या डी वर्टिकल कंट्रोल, बताइए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्टिकल कंट्रोल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। राम्सडेन आई पीस कंसिस्ट ऑफ। तो राम्सडेन आई पीस जो होती है वो थोडोलाइट वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो हमारे ऑप्शन ए है 2 कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट, बी 2 कॉन्केव लेंस शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट, सी 1 कॉन्वेक्स लेंस एंड 1 कॉन्केव लेंस शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट, या डी 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट विद कॉन्वेक्स सरफेस फेसिंग ईच अदर, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2 कॉन्वेक्स लेंस है शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट विद कॉन्वेक्स सरफेस फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो देखिए किस टाइप से होता है कि एक इसका लेंस इस तरीके से होता है और एक इसका लेंस होता है इस टाइप से। ठीक है, और जो इसकी स्पेरिकल सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे के फेस की तरफ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स बोल रहा है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं। इनकी जो डिस्टेंस मानी जाती है वो होती है 2/3 ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, एक ये लेंस 1 हो गया, ये लेंस 2 हो गया, और इस वाले बड़े वाले लेंस को बोला जाता है फील्ड लेंस, और ये स्मॉलर वाले को बोला जाता है आई लेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए था और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द लाइन ऑफ साइट इज kept हाई above ground surface as possible to minimize the error in the observed angle due to। ठीक है, क्वेश्चन आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके ऑप्शन है ए शिमरिंग, बी
हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन, सी वर्टिकल रिफ्रैक्शन, डी बोथ शिमरिंग एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। बताइए क्या इसका करेक्ट होगा। शिमरिंग मतलब शाइनिंग वगैरह, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ शिमरिंग एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ बताने का नहीं है, ये डायरेक्ट ही है ना। क्वेश्चन नंबर 22, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज, ठीक है। एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है। तो ए है स्प्रिट लेवल, बी एलिडार्ट, सी प्लम्बिंग फॉर्क और डी ट्रफ कंपास। ये क्वेश्चन मैं बताऊं बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्लम्बिंग फॉर्क। एलिडार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो जो एलिडार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, एक साइटिंग ऑब्जेक्ट की तरह यूज में लिया जाता है प्लेन टेबल सर्वे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीजर्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीजर्ड लेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट अबव द मीन सी लेवल। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फिर आप देखना कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन आर इंटू कैपिटल डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जिसमें जो डी होती है वो हम उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड डिस्टेंस एट मीन सी लेवल, ठीक है। जो एच होता है हमारा वो क्या होती है, मीन हाइट होती है, ठीक है। जो आर होता है हमारा वो क्या होता है, मीन रेडियस। और जो हमारा डी होता है वो होता है मीजर डिस्टेंस, या फिर मीजर्ड लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप इससे अब कंपेयर करके बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये इसकी पूछ रहा है, ये रिड्यूस डिस्टेंस से कैसा रिलेशन रख रहा है, डायरेक्टली रख रहा है कि नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीजर्ड लेंथ। बाकी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप फॉर्मूले से लगाकर। अब क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ अ लेवल। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा होगा इसमें से। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले सेटिंग करते हैं, देन सेंटरिंग करते हैं, देन लेवलिंग करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेंटरिंग द थियोडोलाइट इन विंडी कंडीशन। तो आपने पढ़ा होगा कि सेंटरिंग करने के लिए प्लम्बिंग बॉब का यूज करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं हम, प्लम्बिंग बॉब का जनरली। बट अगर विंडी कंडीशन पड़ जाए हमारी, है ना, तो उस टाइम पर जो सेंटरिंग होती है थियोडोलाइट की वो किससे करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है क्रॉस स्टाफ, बी दिया है ऑप्टिकल प्लमेट, सी दिया है ऑप्टिकल स्क्वायर या डी दिया है स्प्रिट लेवल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल प्लमेट, ठीक है। Now 26, which plate of theodolite is called as the scale plate? Options: the upper plate, B the lower plate, C vernier plate या D none of the above। तो बताइए, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को, जो लोअर प्लेट होती है उसे हम स्केल प्लेट भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अपर प्लेट जो है उसको भी एक नाम से बोला जाता है जो कि है वर्नियर प्लेट, ठीक है। तो अपर प्लेट को वर्नियर प्लेट भी बोला जाता है और लोअर प्लेट को क्या बोलते हैं हम, स्केल प्लेट। नाउ नेक्स्ट, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। अगर मैप श्रिंक कर जाए तो उसके स्केल पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। कौन सा स्केल होता है नंबर, ऑप्शन दिया हुआ है ए इंजीनियरिंग स्केल, बी ग्राफिकल स्केल, सी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या डी नन। बताइए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ग्राफिकल स्केल। जो ग्राफिकल स्केल होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मैप श्रिंक हो जाए चाहे मैप एनलार्ज हो जाए, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिएगा यार। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम अलाउेबल एरर इन मेजरमेंट इज स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ ट्रू वैल्यू इज नोन एज, बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है परमिसिबल एरर या लिमिटिंग एरर, ऑप्शन बी रेजिडुअल एरर, सी एक्सपेक्टेड एरर या डी सेफ एरर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैक्सिमम अलाउेबल एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परमिसिबल एरर हो जाएगा, जिसे हम लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन द सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन इज वॉट, ऑलवेज cumulative, ऑलवेज compensating, समटाइम्स cumulative, समटाइम compensating, या लास्ट ऑप्शन नन। बताइए कि जो स्लोप करेक्शन होता है जो कैसा नेचर रखता है, हमेशा कुमुलेटिव होता है, हमेशा कंपनसेटिव होता है, कभी कुमुलेटिव कभी कंपनसेटिंग होता है, या कोई भी नहीं है इसमें से करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इतना तो मैं बता दूं कि जो स्लोप करेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो स्लोपिंग एरर होता है, अगर मैं एरर की बात करूं, स्लोपिंग एरर की बात करूं तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। इस वजह से हमें करेक्शन जो है नेगेटिव देना पड़ता है, बट जो उसका नेचर होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज कुमुलेटिव। तो करेक्ट आंसर इज ऑलवेज कुमुलेटिव। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है इनवार टेप, देन स्टील टेप, देन मेटेलिक टेप, देन लिलन टेप, ओके। सो हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।